नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है उपसर्ग। पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको जो अगला विषय पढ़ना है वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है, ये कितने होते हैं और किस प्रकार ये धातु के अर्थ को प्रभावित करते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उपसर्ग, उपसर्गों की अगर हम बात करें तो उपसर्ग शब्द कैसे बनता है। उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घय प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द बनता है। उपसर्ग शब्द में ही एक उपसर्ग छिपा है, वो उपसर्ग है उप। पूर्वक, उप क्या है, उपसर्ग है। उससे जो सृज धातु है उसमें जब उपसर्ग जोड़ देते हैं और साथ में घय प्रत्यय जोड़ने पर उपसर्ग शब्द बनता है। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप और सृज धातु का अर्थ होता है रखना या सृष्टि करना। तो अर्थ क्या बनेगा, उपसर्ग का क्या अर्थ बनेगा, समीप रखा जाए। जो समीप रखा जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। किसके समीप रखा जाए, तो जो धातुओं के समीप रखे जाए वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या है, जो धातुओं के समीप रखे जाए वे उपसर्ग कहलाते हैं। समीप अर्थात जो धातुओं से पूर्व में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के विषय में महर्षि पाणिनि ने क्या कहा है वो सूत्र में जानते हैं। महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे। ये हमने संज्ञा प्रकरण में भी पहले सूत्र पढ़ लिया है, उपसर्गाः क्रिया योगे। तो सूत्र क्या है, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात प्र आदि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। हमने जो प्र आदि पढ़े हैं जिनके बारे में हमने जाना था कि ये निपात भी होते हैं, निपात संज्ञक भी होते हैं। और अगले ही सूत्र में हमने जाना था कि अगर क्रिया के योग में इनका उपयोग किया जाए अर्थात क्रिया के साथ ये लगे तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। तो वही इसका अर्थ है कि क्रिया के योग में प्र आदि जो कि 22 है उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है या वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये प्र आदि क्या है, ये 22 है, ये हम अभी जानेंगे कि ये 22 कौन कौन से है। तो किस प्रकार इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, देखिए ये प्र आदि है, जैसे प्र एक उपसर्ग है और भू एक धातु है जिसका रूप बनेगा भवती। जब प्र उपसर्ग का भवती क्रिया के साथ योग हो जाएगा तो बनेगा प्रभवती। तो यहाँ पे प्रभवती शब्द में प्र जो है ये उपसर्ग कहलाएगा, क्योंकि क्रिया के साथ ही जुड़ गया है तो उपसर्ग कहलाता है। शब्दों के साथ भी उपसर्गों को जोड़ा जाता है। अब प्रश्न आता है कि कहा गया है कि क्रिया के योग में उपसर्गों की प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा होती है, तो शब्दों के साथ किस प्रकार इसका भाव किया जाएगा, किस प्रकार इसका अर्थ उपसर्ग के रूप में ग्रहण किया जाएगा। क्योंकि प्रत्येक शब्द धातु से ही बनते हैं, हर एक शब्द में कोई ना कोई धातु रहती है, फिर प्रक्रिया के बाद वो शब्द बनते हैं, इसीलिए उनके साथ भी हम उपसर्गों को, इन प्र आदि को जोड़ते हैं, तभी वे उपसर्ग ही कहलाएंगे। हार एक शब्द है उसके साथ जब हमने प्र उपसर्ग को जोड़ दिया तो बन गया प्रहार। इस स्थिति में भी ये प्र जो है वो उपसर्ग ही कहलाएगा। ये प्र आदि क्या है, तो हम आज ये जानते हैं कि प्र आदि कितने हैं। ये जो प्र आदि है ये 22 है। तो 22 कौन कौन से है, ये है, पहला है प्र, फिर है परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इनको हम गाकर भी याद कर सकते हैं। कैसे, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते द्वाविंशति प्र आदयः। तो ये 22 प्र आदि है जो कि क्रिया के साथ जुड़ने से उपसर्ग कहलाते हैं। आपने इनको यथावत याद करना है, ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी परीक्षा में उपसर्ग पूछे जाए तो यही 22 उपसर्ग है, यही आपको धातु के साथ अथवा शब्दों के साथ देखने को मिलेंगे और प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि इस धातु अथवा इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये आप 22 नाम याद कर लीजिए, हमेशा परीक्षा में उपयोगी रहेगा। उपसर्गों की कितनी गति, किस प्रकार की गति होती है, किस प्रकार ये शब्दों को प्रभावित करते हैं वो भी देख लेते हैं। उपसर्गों की गति 3 प्रकार की बताई गई है, अर्थात 3 प्रकार से उपसर्ग धातुओं को प्रभावित कर सकती है। हमेशा जरूरी नहीं कि धातु उपसर्ग लगाने से धातु का अर्थ बदल ही जाएगा। तो 3 प्रकार की गति किस प्रकार से है ये जानते हैं। धात्वर्थ बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते, तमेव विशिनष्ट्यन्यः उपसर्ग गतिस्त्रिधा। क्या कहा गया है कि धात्वर्थ बाधते कश्चित, कहीं कहीं तो धातु के मूल अर्थ का बाध कर दिया जाता है। धात्वर्थ बाधते कश्चित अर्थात
कहीं कहीं धातु के मूल अर्थ का बाध कर दिया जाता है, अर्थात धातु का मूल अर्थ बिल्कुल बाधित करके एक नया अर्थ ले लिया जाता है। फिर कश्चित तम अनुवर्तते, कहीं कहीं क्या होता है कि धातु के अर्थ का ही अनुसरण किया जाता है, धातु के अर्थ का बाध ना कर धातु के अर्थ का ही अनुसरण किया जाता है। तमेव विशिष्टन्यः, और कहीं कहीं क्या होता है कि उसी अर्थ में, धातु के अर्थ में ही विशिष्टता उत्पन्न कर दी जाती है, उपसर्ग के द्वारा विशिष्टता उत्पन्न कर दी जाती है। उपसर्ग गतिस्त्रिधा, इस प्रकार उपसर्ग की 3 प्रकार की गति है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। धातु के मूल अर्थ का बाध किस प्रकार किया जाता है, जैसे कि क्री धातु से एक शब्द बनेगा हमारा विकार, क्री अर्थात करना, उसमें वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो विकार शब्द बन जाएगा। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। उसी में अगर नि और वी दोनों उपसर्ग जोड़ देंगे तो अर्थ बन जाएगा निर्विकार, शब्द बनेगा निर्विकार, जिसका अर्थ होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन ना किया गया हो। तो एक ही शब्द का धातु से भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाने से धातु के अर्थ का बिल्कुल बाध कर दिया जाता है, एक नया अर्थ ला दिया जाता है। फिर धातु के अर्थ का ही अनुसरण किया जाता है। ये किस प्रकार किया जाता है, जैसे हम देख लेते हैं। वच धातु से शब्द बनेगा उवाच, फिर रूप बनेगा उवाच, उसी में ही प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो प्रोवाच। उवाच का भी वही अर्थ होता है, प्रोवाच का भी वही अर्थ होता है, बोलना। दोनों में कोई ज्यादा प्रभाव विशेष परिवर्तन नहीं होता, उसी के अर्थ का अनुसरण कर लिया जाता है। फिर क्रिया में वैशिष्ट्य अथवा विशेषता किस प्रकार उत्पन्न की जाती है, जैसे शब्द है नमति, क्रिया है नमति, नमन करना, प्रणाम करना, उसी में ही प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो प्रणमति, अर्थात विशेष रूप से प्रणाम करता है। प्रणाम में विशिष्टता दिखाने के लिए प्र उपसर्ग को जोड़ दिया गया है, तो धातु में विशिष्टता दिखाई दे रही है। हमने जाना कि उपसर्ग केवल धातु के अर्थ का बाध ही नहीं करते, परंतु बल्कि कभी कभी धातु के अर्थ का बाध करते हैं, कभी कभी धातु के ही अर्थ का अनुसरण करते हैं, और किसी किसी स्थिति में धातु में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं। तो आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे उपसर्गों का क्या क्या विशेष अर्थ होता है, इनसे किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं। धन्यवाद।